अब तालिबानियों की चीन और पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने तालिबानियों के सामने बहुत आसानी से सरेंडर कर दिया और देश छोड़कर फरार हो गए। ऐसे में देश की जनता एक बार फिर चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। इस बीच तालिबानियों द्वारा अफगानी नागरिकों पर अत्याचार की खबरें भी सामने आ रही हैं। इससे पहले भी जनता तालिबानी अत्याचार झेल चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने से लाखों लोग परेशान हैं। वहाँ के लोग अपना ही वतन छोड़ने को मजबूर हैं। साथ ही अफगानी पूरे देश में जगह जगह तालिबानियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी गोलियां भी झेल रहे हैं। लेकिन तालिबान खान कहे जाने वाले इमरान खान ने तालिबान का समर्थन करते हुए अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। पीएम इमरान खान ने तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने का स्वागत करते हुए तालिबान वापसी को दास्ती की जंजीरों को तोड़ने वाला बताया। महिलाओं, युवाओं और आधुनिकतावादी विचारों को मानने वाले लोगों के लिए खतरनाक तालिबान का चीन और ईरान से भी स्वागत किया है। एक तरफ चीन ने उम्मीद जताई है कि तालिबान का शासन स्थायी होगा, तो वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका की हार से स्थायी शांति की उम्मीद जगी है। इंग्लिश मीडिया, एजुकेशन और कामकाज की भाषा को लेकर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अब आप दूसरे का कल्चर अपनाते हैं तो फिर मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। याद रखें कि यह वास्तविक दास्ता से भी बुरा है। सांस्कृतिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं होता। चीन बोला उम्मीद है समावेशी सरकार बनाएगा तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने दूतावासों को ही बंद कर दिया है और राजनयिकों को वापस निकाल रहे हैं। वहीं ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान में अब भी अपने दूतावासों में काम जारी रखा है। इसके अलावा इनकी ओर से तालिबान की सरकार को मान्यता दिए जाने के भी संकेत मिले हैं। चीन ने तालिबान के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई और कहा है कि वह समावेशी सरकार देगा। चीन ने सोमवार को कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान अपने वादों पर खरा उतरेगा और देश में खुली एवं समावेशी विचारों वाली सरकार बनाएगा। साहब, जैसे अमेरिका, ईरान, इराक, रसिया, चीन आदि देश और मामले में दखलंदाजी करते देखे गए, मगर अफगानिस्तान के मामले में चुप है और कुछ बोल नहीं रहे। आखिर इनके पीछे की छिपी मंशा क्या है? देखिए, जहाँ हमने पहले भी हमला किया था और अब जब से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जो लड़ने गए थे अफगानिस्तान में, जब वो 8,000 के करीब वापस आए हैं, तो अब ये डर बढ़ गया है क्योंकि वो अमेरिका के नए हथियारों के साथ आए हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात बची, अमेरिका इसलिए तालिबान को सपोर्ट कर रहा है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो उसे बहुत दिनों के बाद ये पता लगा कि अब अशरफ गनी की सरकार और उसके सीनियर ऑफिसर उसे एक कामधेनु भाव की तरह से उसका दूध तो निकालते रहे, पैसे तो लेते रहे, मगर वो पैसे ट्रेनिंग में कम, भ्रष्टाचार में ज़्यादा खर्च हुए। और उनको जब ये समझ में आ गया कि ये अशरफ गनी ने हमारे पैसे का नुकसान किया है, तो उन्होंने अपना मन बना लिया और तब से उन्होंने उसका सरकार को मदद देनी बंद की। मदद देनी तो बंद करी, एक किस्म से वहाँ की फौज का हौसला भी गिरा दिया। और किसी देश की बात पूछी। एक और सवाल करना स्टार्ट कर दिया, मगर किसी विश्व संगठन जैसे यूएन, सेटो, नाटो से मदद नहीं मांगी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अशरफ गनी एक किस्म से ऐसा कबूतर था जिसके पर काट दिए गए थे। वही अमेरिका जो अफगानिस्तान में था, उन्होंने अशरफ गनी को सपोर्ट करना बंद कर दिया था और जो अशरफ गनी के मिलिट्री ऑफिसर्स थे सीनियर, उन सबको दो तरह से, एक तो अमेरिका का सपोर्ट और दूसरे तालिबान की तरफ से उनको वोट, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही सिपाहियों को 3 चरणों में सरेंडर करने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने उनको खाना नहीं भेजा और जिसकी वजह से अफगान फोर्सेस के सिपाहियों को पत्ते खा के भी रहना पड़ा। दोबारा उन्होंने कुछ छोटी जगहों पर लड़ने के लिए कहा, बड़ी जगहों के ऊपर सरेंडर करने के लिए कहा। इससे अफगान सेना में कंफ्यूजन फैल गया। फिर तीसरे चरण में कुल्लम कुल्ला सरेंडर करने के लिए कहा, जबकि सिपाही सरेंडर नहीं करना चाहते थे। जब ये स्थिति बन गई और उसको गनी को दिखाई दे गया कि अब मेरे साथ में कोई नहीं है, तब वो वहाँ से छोड़ के गया। उस हालत में कोई उसको मदद करने को तैयार भी नहीं था। क्योंकि अमेरिका तैयार नहीं था तो कोई वेस्टर्न कंट्री या कोई नेटो उसे मदद दे नहीं सकती थी
और सीटों वाले तो 10 साल पहले ही वहाँ से छोड़ के चले गए। तालिबान के आने से अभी ये कहना गलत होगा, क्योंकि तालिबान तो ये कह रहा है कि हम अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखेंगे, पर हम ये मान के चलते हैं कि तालिबान के आने से अगर व्यापारिक संबंध खत्म हो गए तो फिर हमको करीब 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि $1.5 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान होगा। मगर ये द्विपक्षीय है, इसमें हिंदुस्तान का निर्यात भी है और अफगानिस्तान का निर्यात भी है। और हमारे किस तरह देख रहे हैं कि जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको कहाँ तक ये तालिबानी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? तालिबानी उन्हें सुरक्षा प्रदान करें या ना करें, हमें उन्हें इवैक्यूएट करना है और ये इवैक्यूएशन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक वहाँ की स्थिति स्टेबल ना हो जाए। आज की तारीख में तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि तालिबान आ रहे हैं। क्या पंजशीर के अंदर वहाँ के साले ने ऐलान नहीं कर दिया कि हमारा प्रेसिडेंट होगा? क्या तालिबान में 2 धड़े नहीं हो गए? क्या अफगानिस्तान की आवाम, कुल तालिबान करीब 75 से 80 हजार और जो वहाँ की अफगान फौज है। सर 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगा आपको। जो पंजशीर की अभी बात कर रहे हैं, लेकिन पंजशीर कभी तालिबान का समर्थक नहीं रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ जी कि अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि तालिबान का पूरी तरह कब्जा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे पंजशीर है। पंजशीर में आज भी तालिबान के खिलाफ है, वहाँ कभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ और वहाँ के साले ने ये कह दिया कि हम विद्रोह करेंगे और उसने एक आवाज दी है, उसने कहा कि अफगान के नागरिकों उठो। और अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तालिबान तो करीब 75 से 80 हजार है, अफगान की फौजी तो करीब 3 लाख है और जो अफगानिस्तान की आवाम है वो तो करोड़ों में है। अगर ये आवाम ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि आवाम तालिबान के साथ नहीं है, अगर आवाम तालिबान के साथ होती तो क्या तुमने कभी जिंदगी में या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि लोग डर भय की वजह से हवाई जहाज के पंखों पर लटक जाएं, हवाई जहाज की छत पर बैठ जाएं? साले के जो पंजशीर के उन्होंने साले ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करा कार्यकारी, क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान में विद्रोह की स्थिति बन सकती है? विद्रोह की स्थिति बन भी सकती है। हालांकि इस वक्त तालिबान ताकतवर इसलिए हो गए कि जब बरगाम एयरफील्ड से अमेरिका चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर हम अपनी सारी चीज़ों को वहाँ से हटा लेते हैं, अपने लोगों को हटा लेते हैं, तो हमारा नामो निशान ही अफगानिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, जबकि वो नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए अफगानिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से 2 रास्ते, बल्कि 2 एक्शन। पहला एक्शन तो ये कि हमें अपने उन इंडियंस को पूर्व और तीव्र गति से वापस लाना चाहिए जो टारगेट हो सकते हैं। शायद वो तालिबान के टारगेट ना भी हो, लेकिन चूंकि तालिबान के साथ जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा भी है, वो उनके टारगेट हो सकते हैं। लिहाजा पहले उन्हें, बाद में और लोगों को हमें इवैक्यूएट करना चाहिए और तालिबान के साथ बात करते रहना चाहिए। बात करते रहने का ये मतलब नहीं है कि हम कंप्रोमाइज़ करें, बात करते रहने का ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें मान्यता दें, लेकिन बात इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि प्रश्न, क्या हम नॉर्थ कोरिया से बात नहीं करते? जब हम नॉर्थ कोरिया से बात कर सकते हैं तो बेशक तालिबानी है, बातों का सिलसिला खत्म ना करें, समय का इस्तेमाल करें। अब समय का इस्तेमाल कैसे करें? समय का इस्तेमाल ये है कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, हमारी योजना में नहीं है? अरे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बुर्का पहनो, नीचे से लेके ऊपर तक कुछ दिखाई ना दे, इन्होंने इस किस्म के भी फतवे जारी किए थे कि 15 साल से ऊपर की लड़की और 40 साल से नीचे की विधवा की सूची बना के हमें 2 औरतों को इन्होंने सरेआम कोड़े भी मारे थे। मगर ये सब करने के बाद भी अब जब सेटअप आया तो उसने ये कहा कि हम औरतों का सम्मान करेंगे, हम जितनी भी एम्बेसीज हैं दूसरे देशों की उन्हें सुरक्षा देंगे, हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको नॉन डेमोक्रेटिक समझे। ये बात तो सही है, लेकिन शरीयत में ये भी लिखा ना जिससे जो डरा रहा है वो खुद डर जाए।
और उसका रास्ता जैसा मैंने बताया कि एक मदारी बंदर को ट्रेन करने के लिए कुत्ते को पीटता है, अफगानिस्तान को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान का रास्ता लेना पड़ेगा, समझ गए सर। और पाकिस्तान के रास्ते का मतलब पीओके, और वो हो जाने के बाद में इनकी जुबानें अपने आप बंद हो जाएंगी। पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है तो गिलगिट बाल्टिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, और गिलगिट बाल्टिस्तान भी हिस्सा है तो वहां से अफगानिस्तान को जाने का लैंड रूट मिल जाता है, और वो सारी समस्याओं का समाधान है। लिहाजा हमें कोई प्रोएक्टिव एक्शन अगर पीओके में लेने का कुछ बाद का प्लान था उसे प्रीपोन कर लेना चाहिए। एज ए डिफेंस ऑफिसर मैं ये कहता हूँ, जब तक आप रिस्क नहीं लेते आपको रिजल्ट भी नहीं मिलते। लिहाजा अफगानिस्तान की समस्याओं का समाधान पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। तो सर हमारे व्यापारिक और सामरिक रिश्तों पर तालिबान के आ जाने से किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में एक लाल टोपी है, मैंने उसका बयान सुना 2 रोज पहले। वो ये कह रहा था कि अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला है वो दरअसल में हिंदुओं को कत्ल करने की जगह है, और वो ये भी कह रहा था कि एक अरसा हुआ हिंदुओं का कत्ल किए हुए, और अब अफगानिस्तान में हमको ये अवसर मिलेगा। इस दफा हम हिंदुओं का इतना कत्लो गारत करेंगे कि फिर हिंदुस्तान के बनिए अफगानिस्तान में अगले 1000 साल तक आने की ना सोचे। हालांकि किसी एक व्यक्ति ने ये बात कही, मगर टेलीविजन चैनल के ऊपर कही, और ये विचारधारा को व्यक्त करती है। लिहाजा हमें इसका ख्याल रखना है, इसके खिलाफ एक्शन लेना है, लेकिन डर के किसी चीज से भाग जाना समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान डट के खड़े रहना। एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से भागा या गया, उस समय उस बरगाम एयरफील्ड पे जितने अमेरिका के हथियार थे वो तालिबानियों के हाथ लग गए, और अब जो अफगानिस्तानी फोर्सेस हैं इनके पास 160 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर है, और तालिबानों के पास एक भी नहीं। अब वो इनके हाथ लग गए। 4 रेजिमेंट टैंक्स की इनके हाथ लग गई, आर्टिलरी इनके हाथ लग गई। अब इनको चलाना आए या ना आए, लेकिन इवेंचुअली ये उन्हें चला भी पाएंगे। तो आज की तारीख में वो ताकतवर है, और इसलिए किसी कोई विद्रोह, चाहे वो जलालाबाद का विद्रोह हो, या वो मदार शरीफ का हो, या वो पंचशील का हो, वो विद्रोह को दबाने में तालिबानी सक्षम है। लेकिन विद्रोह कभी जड़ से खत्म नहीं होता, क्योंकि जो आवाम है वो इस विद्रोह के साथ है, आवाम तालिबान के साथ नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि एक बर्क सांसद हैं बीएसपी से, उन्होंने भी दिया, और ओवैसी ने जो एक मुद्दा उठा दिया कि तालिबानी से हम बातचीत करना चाहिए। अभी आपने भी कहा कि हमें तालिबानी से बातचीत करनी चाहिए। आप अपना एजेंडा जो बता रहे हैं वो दूसरा, उनका दूसरा एजेंडा है। तो कहाँ तक मानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समय समय पर पाकिस्तान या अफगानिस्तान की भाषा बोलते हैं? आप मानने की बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ हमको बाहरी कोई खतरा ही नहीं है। हमको खतरा ही अपने अंदर के लोगों से है। ये जो आज यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जो तालिबान ने किया वो बहुत अच्छा किया, और एक मुन्ना मनव्वर कह रहे हैं कि मैं तालिबानी लोगों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों का सलाम भेजता हूँ। एक बीएसपी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि तालिबान ने जो लड़ाई लड़ी वो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान का स्वतंत्रता संग्राम हो। तो ये सब बातें जो कह रहे हैं ये देशद्रोह की बातें हैं, ये तालिबानी सोच है। ये तालिबानी सोच हमारे हिंदुस्तान में जिस रोज से हम आज़ाद हुए उसके भी पहले से चली आ रही है। हमारी गलती ये हो गई कि हमने संविधान में जब नागरिकता का कानून बनाया तो उसमें ये लिखा कि जो हिंदुस्तान में जन्म लेगा वो हिंदुस्तान का नागरिक होगा, यानी कि हमने नागरिकता को जन्म से जोड़ा, आस्था से नहीं जोड़ा। अगर हम वहाँ लिख देते कि जिसकी इस देश में आस्था होगी वो यहाँ का नागरिक होगा तो ये सिचुएशन नहीं होती। और वो तालिबानी सोच जो है वो पनपी नहीं, उसे पनपाया गया, और ये पढ़ते अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के आ रही है। मुझे पहली बार बड़ी खुशी हुई, हालांकि हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस सांसद को जो समाजवादी पार्टी का है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। अब मेरा कहना तो ये है, आपने अफगानिस्तान में
$3 बिलियन से भी ज़्यादा का निवेश किया है। वहाँ पे सबसे बड़ा हाईवे बनाया है। वो हमारे लिए भी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक वैकल्पिक रास्ता है ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वहाँ तक जाने का। अगर पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता है तो हमने वहाँ पे डैम बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए और वहाँ के 34 प्रांतों में करीब 400 प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर चुके हैं या कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब करने के बाद भी उनको ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहेगा। जो प्रेजेंट सेटअप है तालिबान का, ये पहले की तरह उन्हें नष्ट तो नहीं करेगा, लेकिन उनके इस्तेमाल में हिंदुस्तान का से नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे जो सलमा डैम बनाया गया है, ये सलमा डैम का पानी किस जगह इस्तेमाल हो, कितना इस्तेमाल हो, कैसे इस्तेमाल हो, ईरान को दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये सब फैसले अब तालिबान करेगा, जो हम नहीं कर पाएंगे मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन आज शरिया में तालिबानी ये कह रहे हैं टेलीविज़न चैनल मत देखो, खेलो मत, संगीत मत इस्तेमाल करो, अगर कहीं और तो